यूपीपीसीएस हो, यूकेपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल वगैरह सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? आप ये जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ माइक्रोमिनट्स, कुछ अधिक मात्रा में लिए जाते हैं और कुछ कम मात्रा में लिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में लिया जा सकता है, बताइए। कैल्शियम है, जस्ता है, पोटेशियम है, गंधक। तो इसका आंसर होगा जस्ता, जिंक। बाकी कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फर, जिसे गंधक को एस सल्फर भी बोलते हैं, ये आपके अधिक मात्रा में आवश्यक पड़ते हैं। जिंक कम मात्रा में आवश्यक पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। शुष्क हिम क्या होती है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, या इसी को बोलते हैं, है ना, शुष्क हिम क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप सब जानते हैं, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क हिम कहलाती है ना। तो ये आप कर पाएंगे। फ्रीजिंग आइस आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस CO2 होती है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है, मलेरिया होता है, तपेदिक होता है। तो जो जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है इसमें, वो तपेदिक है, टीबी है। कौन है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो तपेदिक आपका बेसिकली बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, तपेदिक, टीबी। बाकी आप पोलियो तो आप जानते हैं, वायरस है ना, जोरस तौलने से टीका खोला है। कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता शहर किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? जॉन शरमैन, वास्को डी गामा, वारेन हेस्टिंग्स, जॉब चॉर्नोक। तो कलकत्ता शहर के जो संस्थापक माने जाते हैं, जॉब चॉर्नोक। कौन माने जाते हैं? जॉब चॉर्नोक। सुल्तानाती, कोलकाता, गोविंद नगर को मिला करके। हालांकि इलाहाबाद, सॉरी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक मानने से इनकार कर दिया है। तो इसलिए वर्तमान में जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना जाता है, कलकत्ता का फाउंडर नहीं माना जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी है। उनका कहना है कलकत्ता उससे पहले भी था। तो अगर कभी डीप क्वेश्चंस आ जाए कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन अगर 4 दी तब तो आपको टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जॉब चॉर्नोक उसके संस्थापक नहीं थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? बहुत फेमस पुस्तक, आप सब जानते हैं। तो इसके लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके द्वारा स्थापित समाज आर्य समाज था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। महात्मा गांधी आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कोई डाउट नहीं। हमारा यूट्यूब चैनल है YTC यूट्यूब चैनल अनुपम सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक भी कर लें। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो आप ये सब जानते हैं, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? कोलकाता में है, पटना में है, ब्रिस्टल में है, पेरिस में, कहाँ पर है? तो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी और पेंशन की बात करने के लिए इनको लंदन भेजा था, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी और इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कौन सी श्रेणियां, कौन सी पहाड़ियां एक तरह से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? विंध्याचल है, राजमहल है, अरावली है, सतपुड़ा, कौन सी है? तो सतपुड़ा। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित पहाड़ी है, याद रखें, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा MP में बेसिकली है। और सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है MP में। कौन सी है? सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ किस वर्ष हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1969, 1911, 1913, 1941। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में, याद रखिएगा, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। और 1913 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में गीतांजलि के नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले एशियाई थे लिटरेचर के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की। और जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके राइटर भी है। ये PDF आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अनुपम सर GS ग्रुप की टेलीग्राम है। चलिए,
अगला है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया। फैजाबाद में, पंतनगर में, कानपुर में, मेरठ में। तो इसका आंसर क्या होगा, पंतनगर। क्या होगा, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है ऊधम सिंह नगर, वहीं पर पंतनगर है। तो 1960 में, 1960 में, उस वक्त उत्तराखंड यूपी में ही था। 1960 में भारत का पहला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया था। आज उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड है। तो 1960, 1960 में स्थापित ये पहला आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। हालांकि कुमारगंज, फैजाबाद, मेरठ और कानपुर तीनों में भी कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन वो बात के हैं। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके सम्मुख संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल का जो प्रारूप रखा था, वो किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद रखिए आप इस बात को। प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू रखा था। ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बात कर रहे हैं, प्रारूप समिति आप जानते हैं, उसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। क्वेश्चन भी आते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप BM राव के बारे में तो जानते ही नहीं, संवैधानिक सलाहकार थे, ये संविधान के सभा के एडवाइजर थे। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप समिति में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो आप ये जानते हैं, जो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है बेसिकली कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है या हिमाचल या सिक्किम, कर्नाटक, कहाँ पर है। तो ये सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना, तीस्ता हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लाया गया था। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब आया था, 2006 में। कब आया था, 2006 में आया था, 2006 में। अगला है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कब मनाया जाता है। तो बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल, राजस्थान, त्रिपुरा, असम। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस ईयर में किया गया। तो 1957 में किया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब रखा गया था, 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो नाम कब रखा गया था, 1936 में। उसे बदलकर 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। किस आर्टिकल के तहत अवशिष्ट पावर जो है केंद्र के पास है। तो आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248, आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां आपके सेंट्रल के पास है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूले, अनुपम सर GS ग्रुप। वहाँ पर आपको PDF निःशुल्क मिलेगी। लगातार जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सफलता के परचम की ओर बढ़ते जाइए। उपनिषदों का मुख्य विषय है। क्वेश्चन क्या है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, बताइए क्या है। सामाजिक व्यवस्था है, दर्शन है, विधि है, राजतंत्र है। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो क्या होता है, दर्शन होता है। क्या होता है, दर्शन, फिलॉसफी है। उपनिषद जानते हैं कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, और इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत भी कहते हैं। जो हमारा प्रसिद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, याद रखें। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे। CR दास थे, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो आप कर पाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सब जानते हैं कौन थे, राजा राम मोहन राय ने 1829 में, 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1829 में की थी, 1829 में। इससे पहले उन्होंने बड़ा समाज बनाया था 1828 में, वही 29 में क्या हो गया, ब्रह्म समाज हो गया था। महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आपको रटा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था। तो आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। कब, 1893 में। स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम क्या था पहले, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और विवेकानंद जी ने ही आप महान भारतीयता का जो गौरवगान विश्व में किया है, भारतीय संस्कृति
और आध्यात्मिक संस्कृति को जनक, साथ साथ देवदूत भी, एम्बेसडर भी रहे एक तरह से, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो बताइए, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलमन, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस, एनी बेसेंट, निमिता। तो आप सब जानते हैं सरला बहन का जो मूल नाम था कैथरीन हेलमन। क्या नाम था? कैथरीन हेलमन। महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या थी और इन्होंने उत्तराखंड के कौसानी में भी प्रवास किया था, है ना। कैथरीन हेलमन सरला बहन का मूल नाम था। बेसिकली ये यूरोपियन थी। जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगला पुस्तक है, अगली क्वेश्चन है जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया आपको बताना है इसमें किसने लिखी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सी आर दास, दादा भाई नौरोजी। तो आप बता पाएंगे अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय। किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक थी। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मानव आय, जो ह्यूमन आई होती है वो सर्वाधिक सुग्राही किसके लिए होती है? किस कलर के लिए होती है? रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, व्हाइट के लिए। तो मानव आंख जो होती है सर्वाधिक सुग्राही किसके लिए होती है? हरे प्रकाश के लिए, ग्रीन कलर के लिए होती है ह्यूमन आई, है ना। मानव आंख की जो न्यूनतम दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत होती है। याद रखिएगा इसको। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो ब्लड प्रेशर, जो रक्तदाब होता है उसको किससे नापते हैं हम लोग? तो उसको नापने का जो युक्त है, रक्तदाब मापने के लिए स्पैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? स्पैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्तदाब नापने के लिए, है ना। अगला है टेफ्लॉन क्या है? कौन सा है टेफ्लॉन? आपको बताना है इसमें, बताइए। पॉली विनाइल क्लोराइड है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, पॉलीक्लोरोफ्रीन है, या पॉलीस्टायरीन है? बताइए जल्दी से क्या हो रहा है। तो आपको बताना है टेफ्लॉन इसमें से क्या है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और ये जो पीडीएफ है निःशुल्क आपको मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां पर आपको ये मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, बात करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का। पेट्रोल, जिसे आप सब जानते हैं, आज पेट्रोल की कीमत आप जानते हैं कहाँ पर है, आप सब जानते हैं। तो पेट्रोल, गैसोलीन किस चीज़ का मिश्रण है? आपको बताना है पेट्रोल इनमें से किसका मिश्रण है। बेंजीन, टाइलून, जाइलिन, एंथीन, एथिलीन, एसिटिलीन, एथियन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पेट्रोल जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? आप क्या करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन। ऑक्टेन, इसीलिए पेट्रोल इंजन में जो जांच की जाती है वो ऑक्टेन, है ना। तो याद रखेंगे। अगला है फार्सल फ्यूम उपकरण के द्वारा क्या नापते हैं? भूमि जल स्तर, मृदा में नमी की मात्रा, सिंचाई जल, क्या नापते हैं? तो फार्सल फ्यूम के उपकरण द्वारा क्या नापा जाता है? तो सिंचाई जल। क्या नापा जाता है? सिंचाई जल। अगला है माई म्यूजिक माई लाइफ शीर्षक जो बुक है, इसके राइटर कौन थे? माई म्यूजिक माई लाइफ आप सब जानते हैं, कर पाएंगे इसको, आपने पहले भी सुना है, रविशंकर। कौन है इसके प्रसिद्ध जो है माई म्यूजिक माई लाइफ के राइटर? रविशंकर है। यूट्यूब चैनल जो है मेरा अनुपम सर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। देखिए किन झटकों में आपका सिलेक्शन कहाँ पर हो जाता है, आपको ही पता नहीं चलेगा। बोल्डो चिल्ला नामक विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें कहाँ चलती? बोल्डो चिल्ला काल बैसाखी के दौरान ये पवनें चलती हैं। तो काल बैसाखी बेसिकली पूर्वोत्तर में आती है। तो बोल्डो चिल्ला का संबंध कहाँ से हो जाएगा? असम से हो जाएगा, असम से। बोल्डो चिल्ला रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपके क्वेश्चन एक काम आ सकता है, और नया क्वेश्चन से बहुत उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आप गलती करके आते हैं, इस बार गलती नहीं करना। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स इन इंडिया? तो डेफिनेटली आंसर विल बी 15। क्या करना होगा? 15। कितने हैं? भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, एग्रो क्लाइमेट रीजन्स या जोन कितने? 15 है। 15 15 रट लीजिए। जब पूछेगा आपसे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तब आप 20 करेंगे। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, तब 20 करने हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन्स पूछेंगे, कृषि जलवायु क्षेत्र, तो आपसे 15 करने हैं, रट लीजिए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल
जो आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान वो कहाँ पर है, आप सब जानते हैं कहाँ पर है, पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। भारतीय मृदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्वेश्चन इस बार पीसीएस में और साथ ही जो डिग्री कॉलेज का हुआ था जीडीसी का एग्जाम उसमें भी पूछा गया था। तो आईसीएआर ने भारतीय मृदाओं को मूलतः कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो मूल रूप से भारतीय मृदाओं को 8 भागों में वर्गीकृत, कितने भागों में, 8 भागों में वर्गीकृत किया है। रट लीजिए, लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्सव में काम आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और आपने देखा है कि अभी जितने एग्जाम्स हुए उनमें से कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू क्यों चर्चा में था, क्यों प्रसिद्ध था, आप सब जानते हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक प्रसिद्ध जलपोत था जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय क्रांतिकारी गुरदीप सिंह किराए पर लेकर कनाडा बैंकवर की यात्रा पर गए थे और इसमें 376 यात्री सवार थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कनाडा में इसे उतरने नहीं दिया और इसे वापस आना पड़ा और कलकत्ता के पास इस पर गोलियां बरसाई गई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग प्लान हो गए। तो कुल मिला के कामागाटा मारू भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक जलपोत है। तो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक आपको जलपोत करना पड़ेगा। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब प्रारंभ की गई थी बोलो। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहां से प्रारंभ की थी, साबरमती से। कहां से प्रारंभ की थी, साबरमती से प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी से प्रारंभ अपना साबरमती प्रारंभ किया था। तो इस पर अगर हम लोग देख, दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दांडी यात्रा की यात्रा प्रारंभ की थी कहां से, साबरमती से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च या साल्ट मार्च का उद्घाटन किया। आप याद रखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च से 1930 को यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे, यानी कि कुल 24 दिन लगे। रास्ते में कितने दिन लगे, 24 दिन। और कितनी दूरी थी, 240 मील की दूरी। तो गांधी जी ने 24 डेज में 240 माइल्स की डिस्टेंस कवर की, पर डे 10 माइल्स के हिसाब से। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग किया। तो ये दांडी यात्रा की पूरी, और उनके साथ स्टार्टिंग में 78, कितने लोग थे, 78, 78 उनके साथ सहयोगी थे। ध्यान दीजिए कि मैंने इसके पहले एमसीक्यू फॉर्म में कराया, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में फिर आपको आंसर दिख जाता है और दूसरी बात यह है कि आप उतना ही सोचते हैं, इसमें एक लंबी व्याख्या हो जाती है और एग्जाम के समय आप सीधे बुलेट टू बुलेट बस रटते चले जाएंगे। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है मधुमक्खी का उपयोग, किसमें, तो आप बता पाएंगे एपीकल्चर में। किसमें किया जाता है, एपीकल्चर में, है ना। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, कौन से ऐसे 2 ग्रह जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड वीनस। बुध और शुक्र, मरकरी एंड वीनस हैव नो एनी सैटेलाइट। बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के। मरकरी एंड वीनस हैव नो एनी नेचुरल सैटेलाइट, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिए, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डोमोस, और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है, कैसा दिखता है, आप बता पाएंगे कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लू, नीला। जब काफी ऊंचाई पर आप वायुयान से, एरोप्लेन से उड़ रहे होंगे और वहां से अगर आसमान को देखेंगे आप तो नीला दिखेगा आपको। हम ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था अपने कम्युनिटी बॉक्स टैब में, वहां से बहुत से लोगों का आंसर गलत आया, बहुत से लोगों ने आंसर काला किया था, लेकिन काला तब दिखेगा जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो काला दिखेगा, बट वायुयान से देखेंगे आप तो नीला दिखेगा, ब्लू दिखेगा। राइट, गलत मत करना। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो आप सब जानते हैं 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, याद रखेंगे, है ना। थड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, थड़िया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आप ये जानते हैं कि थड़िया नृत्य जो है बेसिकली उत्तराखंड, उत्तराखंड, थड़िया नृत्य का संबंध उत्तराखंड से है। बेसिकली उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में इसका
आयोजन होता है जब महिला प्रथम बार मायके आती है, ससुराल से प्रथम बार मायके वापस आती है महिला, तो थड़िया नृत्य का आयोजन होता है उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड पीसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वेल्ड ग्रास लैंड होती है वो साउथ अफ्रीका में, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा पंपास अर्जेंटीना में, पेरिस नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरेशिया में। फिर से रट लीजिए, वेल्ड साउथ अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पंपास अर्जेंटीना, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया। एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला, भारतीय मृदाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो आईसीएआर, इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान ने भारतीय मृदाओं को मुख्य प्रकार कितने? 8 प्रकार में बांटा है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा या कपासी जो होती है उसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। ब्लैक सॉइल्स को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। किसे? ब्लैक सॉइल्स को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसी काली मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जो ब्लैक सॉइल्स होती है महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां पर कॉटन की खेती बहुत होती है, इसीलिए इसे रेगुर सॉइल्स भी कहते हैं। ये बेसाड़ से बनी हुई है, लावा से बनी हुई है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट, सर्वाधिक ज्वारी वन कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 अंडमान निकोबार। सर्वाधिक मैंग्रोव, टाइडल, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन, गरान वन पश्चिम बंगाल में, सुंदरी वन, सुंदर डेल्टा फेमस इसीलिए। नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 अंडमान निकोबार। यूट्यूब चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आप सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते रहेंगे। लोहे की प्रसिद्ध खाने गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ किस राज्य में है? पहले तो आप ये समझे कि आयरन की 2 फेमस माइन कौन कौन सी है? एक तो गुरु महिसानी और दूसरी बादाम पहाड़। किस राज्य में है? उड़ीसा में। लोहे की, आयरन की प्रसिद्ध माइंस गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, ये दोनों किसमें है? उड़ीसा में। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, उड़ीसा में आयरन माइंस, रट लीजिए और यूट्यूब चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडरमा गया हजारीबाग, कोडरमा गया हजारीबाग किस खनिज की विश्व में सबसे महत्वपूर्ण पेटी है? कोडरमा गया हजारीबाग ये अभ्रक माइका की विश्व की सबसे बड़ी पेटी है। अभ्रक की सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई पेटी है तो कोडरमा गया हजारीबाग, ये बिहार झारखंड में स्थित है। और कोडरमा को कैपिटल ऑफ माइका भी कहते हैं। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ माइका भी कहा जाता है, रट लीजिए। डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डोलोमाइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। किसका? डोलोमाइट का, डोलोमाइट का। अगला है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किस नाभिकीय खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? किस जिले में? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जानते हैं यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है, उसमें यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में किसके निक्षेप पाए जाते हैं या किस खान के, किस नाभिकीय माइंस के? तो यूरेनियम के, याद रखिए। और भारत में सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान है वो बिहार के झारखंड जादूगोड़ा में है। झारखंड में, बेसिकली बिहार में अब नहीं है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की माइंस फेमस है। और सबसे ज्यादा जो यूरेनियम जादूगोड़ा से निकलता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है। इस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है। पहला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं, किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है? तो इच्छाक वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है। इच्छाक वंश बेसिकली सातवाहनाज एरिया वाले में थे, ये आंध्रा के पास में थे। किताब नौरस के लेखक कौन थे? तो किताब नौरस के लेखक इब्राहिम आदिल शाह दुती। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती, बीजापुर में है ना। बीजापुर में आप वैसे जब पढ़ेंगे आदिल शाही बीजापुर, तो इब्राहिम आदिल शाह दुती जो बीजापुर के थे, इन्होंने किताब नौरस की रचना की थी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। और लाला लाजपत राय की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है
वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है ना, बतानी है। एक और प्रसिद्ध पुस्तक लाला लाजपत राय की जो कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगुलहास गर्म महासागरीय धारा है किस ओशियन की, किस करंट की? तो जो अगुलहास वार्म करंट है ये इंडियन ओशियन की, किसकी है? इंडियन ओशियन की। बहुत पूछा जाता है। अगुलहास गर्म महासागरीय धारा है हिंद महासागर की, कहाँ की है? हिंद महासागर की है। अगुलहास वार्म करंट इंडियन ओशियन। यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलते रहेंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं ब्रह्मा सीरीज 6, अपनी ब्रह्मा सीरीज किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बीपीएससी, लेखपाल, ट्रिपल एससी, जीडीसी, सब में ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इन क्वेश्चन को रटना है, लिखते जाना है, समझते जाना, नोट्स बनाते जाइए, रटते जाइए, और फिर देखिए एग्जाम में कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिलते हैं। अगला है माली व केप वर्डे की राजधानी है। तो जो माली है, माली की राजधानी क्या है? आप सब जानते हैं, बमाको। क्या है? बमाको। और केप वर्डे की राजधानी है प्राया। रट लीजिए, माली की कैपिटल है बमाको, केप वर्डे की प्राया। ये दो कंट्री है जिनकी राजधानी आपसे पूछी गई है। तो माली की आपको बतानी है बमाको और केप वर्डे की प्राया। पायरीनीज पर्वतमाला किन किन कंट्री के मध्य है? तो आप जानते हैं पायरीनीज पर्वतमाला, जो पायरीनीज पर्वतमाला है, पायरीनीज माउंटेन सीरीज है, फ्रांस व स्पेन के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस व स्पेन के बीच है ना। पायरीनीज माउंटेन सीरीज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के मध्य आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में है, व्हाइट माउंटेन्स आपके यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट यूएसए में है, याद रखिएगा इनको। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सिएरा माद्रे कहाँ है? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर मिलता है, समुदाय जो कम्युनिटी होती है कोई, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक पर्टिकुलर प्लेस पर चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीयर। क्या कहते हैं? सीयर। ये देखिए, सीयर कहा जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन किस अंग से स्टार्ट होता है, आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे किससे प्रारंभ होता है? अमाशय से। किससे? अमाशय से। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी। और इन पीडीएफ की छोटी छोटी पीडीएफ, ये देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन घाव करने में बहुत ही अच्छी साबित होगी। सत सैया के दोहरे जो नाविक की तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। अंतरराज्यीय परिषद और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 किसमें है? आर्टिकल 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका 323A, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A में है। इसके पहले जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद वाला मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए, वहीं से सभी अनुच्छेद आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं 312, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग 324, फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी पूछ सकते हैं, तो अनुच्छेद 360, इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्र शासन 356, 356। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, कब स्वीकार किया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जबकि राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान, नेशनल एंथम व नेशनल सॉन्ग्स 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आर क्यूब, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तीनों का अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम चुना गया और नेशनल एंथम जनगण मन चुना गया 24 जनवरी 1950 को। जबकि नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। रट लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन मिलते हैं। कानपुर और लखनऊ महानगर बने, जो कानपुर और लखनऊ है वो 10 लाख ही नगर कब बने? तो 1971 और 1981।
सबसे पहले यूपी में जो महानगर बना, यूपी का जो सबसे पहला 10 लाख वाला नगर बना वो कानपुर बना। कानपुर बना 1971 की सेंसस में, 1971 के सेंसस में 10 लाख वाला बना, जबकि लखनऊ 1981 1981 के सेंसस में 10 लाख वाला नगर बना। रख लीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत में एकमात्र एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा है? एकमात्र एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला आप जानते हैं सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आप सब जानते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिस, पीट, लिग्नाइट। जो सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, वो विश्व में बहुत कम मिलता है और भारत में बहुत कम। भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर मिलता है और सौभाग्य ये है कि मैं उस स्थान पर 2 साल रहा हूं और वहां देखकर भी आया हूं। तो मैं जब जेएनवी राजौरी में पोस्टिंग था तो राजौरी जिले के कालाकोट में ये एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती कालाकोट, वहां से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं कालाकोट के, बहुत अच्छे स्टूडेंट वहां के हैं कालाकोट में। और अच्छा कालाकोट प्लेस है, देखने योग्य प्लेस है वहां पर, बढ़िया घाटी है वो कालाकोट। तो नामी कोयले के पला हुआ कालाकोट, इसीलिए ब्लैक। तो एंथ्रासाइट कोयला कभी डीप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, बहुत डीप क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो ये सिर्फ कालाकोट राजौरी में मिलता है, कालाकोट राजौरी में। और इसके अलावा एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन भारत में और कहीं नहीं होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? आप सब जानते हैं 1992 में, 1992 में बना था राष्ट्रीय महिला आयोग। तो उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जयंती पटनायक वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन 1992। हरित गैस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में, अगर हरित गृह ना हो तो उसके अभाव में हमारी अर्थ का तापमान कितना रहेगा? सरफेस का -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। रहने के लिए अनुकूल तापमान जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। रख लीजिए, कभी पूछ सकते हैं, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इंद्रावती और मोल्लेम नेशनल पार्क स्थित है। तो इंद्रावती और मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है और मोल्लेम आपका गोवा में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में और मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क है गोवा में। क्वेश्चन है, भारत में कितने औद्योगिक जिले हैं? कितने इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप सब जानते हैं कि भारत में जो औद्योगिक जिले हैं वो कितने हैं? 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर शामिल है। कानपुर भी शामिल है, अलीगढ़ भी शामिल है, गोरखपुर भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है। तो औद्योगिक जिले कितने हैं? 15। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 15। और 13 आपके लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, 13 स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है या प्रदेश हैं, और 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। 8 मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, 13 स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है और 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये औद्योगिक नीति में जो भारत का प्रस्ताव, रख लीजिए कितने हैं? औद्योगिक नीति अनुसार भारत में कुल 15 औद्योगिक जिले हैं, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट 15, स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन 13, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन 8। मजालखंड एमपी में, जो मजालखंड एमपी में है बालाघाट के पास, वो किसकी प्रसिद्ध माइंस है? किसकी प्रसिद्ध खान है? तो तांबा, कॉपर की खान के लिए मजालखंड बहुत फेमस है, बालाघाट के पास है। कॉपर की बहुत प्रसिद्ध खान है ये। हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर लीजिए। वहां से आपको देखिएगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ब्रह्मा सीरीज, वो यूपीपीसीएस से लेकर के उत्तराखंड, झारखंड, एमपी सब के लिए रामबाण होगी। सर्वप्रथम आधुनिक रेशम मिल की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री, रेशम मिल की स्थापना सबसे पहले 1832 में, 1832 में हावड़ा में की गई थी। कहां पर की गई थी? 1832 हावड़ा में। जबकि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम ऊनी मिल, वुलन टेक्सटाइल ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर लाल इमली, सबसे पहले ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री 1876 कानपुर लगी। जबकि कॉटन मिल की पहली फैक्ट्री 1818 में, 1818 में नियर फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में लगाई गई, बट वो सक्सेस नहीं रही। फिर बाद में 1800 मुंबई में लगाई गई कावसी डाबर भाई के द्वारा कॉटन मिल की। आपको बतानी है शुगर मिल पहली कहां पर लगी, कमेंट्स बॉक्स में। नेपानगर फेमस है एमपी का अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए नेपानगर एमपी बहुत फेमस है। जबकि एमपी का देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए फेमस है, देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई कब प्रारंभ की गई? तो आप जानते हैं वाजपेयी जी के जन्मदिन
25 दिसंबर 2000 को वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो सड़कों से रहित गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाए और मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले और पहाड़ी पठारी में 250 की आबादी वाले गांव भी सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्र में 500 और पहाड़ी पठारी में 250, पहले 1500 था, घटा करके मानक 500 250 कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है, जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली में है और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे आप जानते हैं रोहा से मंगलौर, रोहा से मंगलौर, रोहा महाराष्ट्र से कर्नाटक मंगलौर तक, रोहा से मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किमी की बीच की दूरी है रोहा टू मंगलौर। 1998 में निर्माण प्रारंभ हुआ था। विश्व की एक अद्भुत इंजीनियरिंग कलाकारी है। 146 नदियों एवं धाराओं को पार करती, 146 रिवर्स को पार करती है और मोर देन 2000 ब्रिज हैं। इस पे 2000 पुल बनाए गए और लगभग 91 सुरंग हैं, 91 टनल, 2000 ब्रिड्स, 146 रिवर्स, 760 किमी लॉन्गेस्ट। 1998 में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम रोहा टू मंगलौर। रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक जाती है और इसका लाभ जाती 3 राज्यों में है। याद रखिएगा जो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन लाभ इसका 4 राज्यों को मिलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा केरल को भी इस रेलवे से लाभ मिलता है। तो अगर लाभान्वित वाले स्टेट पूछ लेंगे प्रॉफिट तो आपको 4 करना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जाति, इसकी जो जाति कितनी दूरी है कहां तक? तो ये महाराष्ट्र से कर्नाटक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक फ्रॉम रोहा टू मंगलौर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई, 1924 में, और स्वामी जी का बहुत लगाव था अल्मोड़ा से। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है विवेकानंद जी की, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां आपका निःशुल्क पीडीएफ आपको इसकी प्राप्त हो जाएगी। हम डिस्कस कर रहे हैं PT7 ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो हर एक एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहां पर है? जो दृष्टि बाधित संस्थान है वो कहां पर है? देहरादून में है। दा देहरादून, याद रखिएगा, दृष्टि है ना, जो जबकि अस्थि रोग आएगा तो वो आपका अस्थि वाला जो है वो कोलकाता में है, हड्डियों वाला कोलकाता में, बोन्स वाला, दृष्टि वाला, आई वाला देहरादून में। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान जो है आपका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कहां पर है। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में होता है? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट का उल्लेख आर्टिकल 165 में, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट 165, महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में होता है। और ये राज्य सरकार का प्रथम विधिकारी होता है, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह केंद्र सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 76 के तहत। विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में। किसमें? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। वर्तमान में 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। कितने राज्यों में विधान परिषद है? भी 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 के तहत होता है। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी? यूपी की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी जो कैनाल है वो शारदा कैनाल है, शारदा नहर है, जिसका ओरिजिन कहां से है? उत्तराखंड के बनवासा, टनकपुर के पास पड़ता है बनवासा, उधम सिंह नगर में, वहां से निकाली गई। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सॉरी, उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता है, बनवासा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 1928 में निकाली गई थी। शारदा से काली नदी भी कहते हैं, उसी पर निकाली गई। और यूपी की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी? शारदा नहर है, जो कि बनवासा से निकाली जाती है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में प्रारंभ की गई थी। ये देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में एक आवासीय स्कूल खोलने की योजना थी, जिसमें SC ST और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी वहां पर। चिदम्बरा और लोकायतन प्रसिद्ध रचनाएं किस महान कवि की हैं? तो चिदम्बरा और लोकायतन छायावादी के महान कवि
सुमित्रानंद पंत जी की है। चिदम्बरा और लोकायतन सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें कि चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे और सबसे पहले किसे दिए गए थे। आनंद विक्रम संवत का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनंद विक्रम संवत का जो उल्लेख मिलता है वो आपका पृथ्वीराज रासो में मिलता है। किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में, चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें पृथ्वीराज तृतीय वीरता का अद्भुत वर्णन है। ये रासो साहित्य की पुस्तक है और इसमें आनंद विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है। जैसे अन्य संवत आप जानते हैं, शक संवत है, विक्रम संवत है, वैसे ही आनंद विक्रम संवत कभी पूछ सकते हैं आपसे का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा, किसके द्वारा की गई? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में 1872 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1872 में पारित किया गया। इससे अंतरजातीय इंट्राकास्ट मैरिजेस को मान्यता दी गई, अंतरजातीय विवाहों को मान्यता। साथ ही साथ गर्ल्स और बॉय, लड़के और लड़की की आयु घटाकर क्रमशः लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष कर दी। कितनी कर दी गई लड़की की आयु? गर्ल्स की 14 ईयर्स और बॉयज के लिए 18 ईयर्स कर दी गई। तालचीर एवं सिंगरेनी कोला खान क्रमशः किन राज्यों में स्थित हैं? तालचीर एवं सिंगरेनी, तो तालचीर जो कोयला की खान है वो ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है तालचीर। और सिंगरेनी आपका तेलंगाना में है। तालचीर जो महानदी घाटी ओडिशा में, सिंगरेनी आपकी गोदावरी घाटी तेलंगाना में स्थित है। तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की राजधानी क्रमशः क्या है? पूछते हैं आपसे। तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशानबे है। क्या है? दुशानबे, दुशानबे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूक्रेन जो भी चर्चा में है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। आप हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है, यूपी पीसीएस, कोई यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल, उन सभी एग्जाम्स के लिए एक निचोड़ है। लगातार जुड़े रहिए और ये छोटे छोटे क्वेश्चन से छोटे छोटे वीडियो आपके लिए वन लाइनर जो मैं फैक्ट तैयार कर रहा हूँ, ये जब भी आप प्री देंगे, चाहे वो 3 अप्रैल का उत्तराखंड हो या 12 जून का यूपी पीसीएस या अन्य जो भी एग्जाम हो, आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपम सर चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। अगला है पिग्मी एवं किर्गिज जनजाति क्रमशः कहाँ मिलती है? तो पिग्मी जो जनजाति है, छोटे कद की जनजाति होती है, ये नाटे कद की होती है। पिग्मी बेसिकली ये अफ्रीका के कांगो बेसिन में। कहाँ मिलती है पिग्मी? कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में पाई जाती है। और इसको इस जनजाति को केला बहुत प्रिय होता है, बनाना। किर्गिज जनजाति आपकी जो किर्गिज ट्राइब्स है, ये आपका सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर बार एग्जाम्स में आता है सरल जरूर लेकिन हर बार एग्जाम्स में मिलता है और हर बार आप गलती करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एवं प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट क्रमशः कब चलाए गए? तो प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं 1 अप्रैल 1973 को चलाया गया था और प्रोजेक्ट हाथी 1992 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया था। रट लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी को बचाने के लिए, हाथी पुनर्वास के लिए झारखंड के सिंह भूमि से 1992 से प्रारंभ किया गया था। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। तो जो आपका लैंड डिग्रेशन होता है हमारा, भूमि क्षरण, उसको प्राप्त करने का, उसको तटस्थता मतलब हमारी भूमि डिग्रेशन नहीं हो, लैंड क्षरण नहीं हो, उसको समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त करने को रखा गया है? तो 2030 तक, 2030 तक।
पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? जो पालिश किए हुए चावल आते हैं उनको अगर आहार में उपयोग करते हैं, जो बेसिकली बड़ी मात्रा में हम लोग पहले खाते थे, तो पालिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी। बेसिकली विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन बी 1 जो थाइमिन होता है, साइंटिफिक नेम जिसका थाइमिन, उसकी कमी से ये रोग होता है। और पालिश किए हुए चावलों में बेरी बेरी रोग होता है, क्योंकि पालिश किए हुए चावलों में से थाइमिन या विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है, थाइमिन उसमें नहीं रहता है। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो अनुपम सर जीएस ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। अगला है, किस जीव का रक्त सफेद होता है? किस जीव का ब्लड जो होता है व्हाइट होता है? तो आप याद रखें, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो तिलचट्टा और काकरोच का जो ब्लड होता है व्हाइट होगा या कलरलेस होगा, रंगहीन होगा अथवा सफेद होगा। किसका? तिलचट्टा और काकरोच का। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। एक अर्ध संघात्मक राज्य है, क्वासी फेडरल स्टेट है। तो ये केसी वियर ने, किसने कहा था? केसी वियर ने। धन विधेयक मनी बिल को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? मनी बिल के लिए कौन सा अनुच्छेद है संविधान में? बार बार क्वेश्चन आता, बहुत सिंपल है, रट लीजिए, गलत नहीं करना है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। किस आर्टिकल में? 110 में। और हमारे YouTube चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें सभी प्रकार के एग्जाम्स की जानकारियां और सब कुछ तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहां पर स्थित है? तो ये मैसूर में। कहां पर है? मैसूर में है। कहां पर है ये? मैसूर, कर्नाटका में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा डेवलप किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस डी मॉरिस। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? तो ये सूचना प्रबंधन उपकरण है। सूचना प्रबंधन उपकरण है। तो आप, चंद्रायन और आशिका के रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध पुस्तक है चांदायन, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद, और आशिका की रचना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आशिका लिखी। अमीर खुसरो आप जानते हैं, जिन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। और अमीर खुसरो का जन्म यूपी के कासगंज के पटियाली में हुआ था, और इन्होंने बहुत पुस्तक लिखी। उनमें से आशिका एक इनकी प्रसिद्ध रचना है अमीर खुसरो की। इसके अलावा तुगलकनामा जैसी पुस्तक भी लिखी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता था, और खड़ी बोली के प्रथम लेखक, प्रथम कवि या प्रथम जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद और आशिका के रचनाकार अमीर खुसरो, रट लीजिए। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं? विदर्भ, पहले तो आप जानिए विदर्भ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। ये महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर समूह है मार्कंडेश्वर, जिसे विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो एमपी में है, छतरपुर जिले में। और खजुराहो की अगर बात करें तो एमपी के छतरपुर जिले में चंदेल वंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है। और खजुराहो में बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि यूनेस्को के धरोहर में शामिल हैं, है ना। खजुराहो की जो नृत्य रथ मूर्तियां हैं अपने आप में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। खजुराहो छतरपुर एमपी में चंदेल वंश शासकों द्वारा बनवाया गया था, और विदर्भ का खजुराहो कहते हैं मार्कंडेश्वर को बेनगंगा नदी गढ़चिरौली में। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड कब प्रस्तुत किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड कब प्रस्तुत किया गया था? तो 16 अगस्त 1932, 1932, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय इसमें क्या था कि जो अनुसूचित जातियां था, SC को हिंदुओं से अलग मानते हुए उनको भी सेपरेट रिजर्वेशन, पृथक आरक्षण देने की मांग की थी, और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। अंततः पूना पैक्ट से गांधी और अम्बेडकर के बीच ये समाप्त हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को, पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच, उससे इस कम्युनल अवार्ड को समाप्त किया गया था। कम्युनल अवार्ड पास कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के लिए लगातार आप जुड़े रहेंगे
अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और निःशुल्क तैयारी यहाँ पर आपके हर एग्जाम की होगी। और ये जो तैयारी चल रही है आपकी पीसीएस प्री 12 जून को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। पीसीएस का प्री 12 जून को हो, चाहे उत्तराखंड 3 अप्रैल को, चाहे एमपी 24 वाला हो, या लोअर पीसीएस या ट्रिपल एससी, किसी में भी ये क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही है जो हर किसी एग्जाम में काम आने वाली है। कामेट और नंगा पर्वत स्थित है। कामेट पर्वत और नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो आप ये जानते हैं जो कामेट पर्वत है, कामेट माउंटेन है, ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। कामेट गढ़वाल उत्तराखंड में, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। बेसिकली जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है जो पीओके है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती ग्रहण किया गया कश्मीर, जो भारतीय कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, वहां पर ये नंगा पर्वत स्थित है। कहते हैं ना हम कि नंगा से नामचा बरवा, नंगा पर्वत पीओके, और नामचा अरुणाचल में, तो भारत का जो दूरी होती है नंगा से नामचा पर्वत तक। अगला है स्वेज नहर। स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? तो आप सब जानते हैं स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में फ्रांस के द्वारा करवाया गया था। बाद में इस पर मिस्र ने एक अधिकार कर लिया और अभी मिस्र के अधिकार में है। इसके जुड़ने से यूरोप और अमेरिका और भारत के व्यापार में तेजी आई, चूंकि रास्ता कम हो गई थी। स्वेज कैनाल सबसे बड़ी व्यापारिक कैनाल है, सबसे बड़े आपकी व्यापारिक कैनाल मानी जाती है। बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं? तो बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड जो है उसको बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, क्योंकि हर वर्ष सवाना में आज बड़ी मात्रा में अवैध शिकार होता है, इसीलिए इसको बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में किसे जाना जाता है? वायु प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन होता है उसके बायो इंडिकेटर के रूप में किसे जानते हैं? बायो इंडिकेटर के रूप में लाइकेन को जानते हैं। लाइकेन जैसे ही किसी मात्रा में एयर पोल्यूशन बढ़ता है वहां से लाइकेन समाप्त होना शुरू कर देते हैं। तो मतलब प्रकृति भी आपको सचेत करती है कि आप पोल्यूशन बढ़ाना छोड़ दीजिए, लेकिन मनुष्य मानता नहीं है ना। तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचन जो एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसका ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व क्यों है? तुलसी को हम कहते भी है ना मदर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम उसमें आया था कि किस पौधे को औषधि की जननी कहा जाता है, किस पौधे को मदर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो तुलसी के पौधे को औषधि की जननी कहा जाता है। और इसका औषधि महत्व क्यों है? चूंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो बहुत काम के, जैसे फिनॉल पाया जाता है, फ्लोनाइड पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड, मुख्य रूप से जो तत्व इसमें पाए जाते हैं फिनॉल, फ्लेवोनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड आदि। और तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है ऑसीसम सेक्टम, ऑसीसम सेक्टम। और इसीलिए प्रत्येक भारतीय घरों में एक धार्मिक और एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व से तुलसी पौधा होता है, क्योंकि तुलसी में 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देने की, प्राणवायु देने की अद्भुत क्षमता होती है। और तुलसी स्फूर्तिदायक, ज्वरनाशक, कफ उत्सारक, बहुत से औषधि गुण तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब में अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार देखते रहिए ऐसे शानदार वीडियोस। ये हम ब्रह्मास्त्र सीरीज कवर करा रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार पंचायती राज भारत में संवैधानिक रूप से लागू किया गया था, जो 11वीं अनुसूची के रूप में। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 2010 में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, कुल कितने विषय हैं? जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, 11 शेड्यूल, जिसका संबंध पंचायती राज से है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ी गई, उसमें कुल 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पंचायती राज का एक वीडियो बना है, उस वीडियो से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। 6वीं अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों पर लागू होते हैं? तो जो 6th शेड्यूल है, तो 6th शेड्यूल के प्रावधान किस में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
जो 6 शेड्यूल है संविधान में, 6वें अनुसूची प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो लागू किया गया था 2005 में, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक, फाउंडर ऑफ नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ और इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने मिलकर के हठ योग की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ और इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने मिलकर हठ योग की स्थापना की थी। और यूपी में जो गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है वो इसी संप्रदाय का मंदिर है, और माननीय जो मुख्यमंत्री योगी जी वो भी इसी संप्रदाय के आते हैं। राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है उसे कब अपनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय पंचांग को हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। नेशनल कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया था, 22 मार्च 1957 को। और जो हमारा नेशनल कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। शक संवत किसने चालू किया था? राजा कनिष्क ने चालू किया था, है ना, 78 AD में। तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत, जो कि 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो इसका आंसर है 1928 दिल्ली। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इससे पहले जो HSRA से पहले बना था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना HRA की स्थापना कानपुर में हुई थी। HRA की स्थापना कानपुर में हुई थी और HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई। HSRA की स्थापना जो हुई थी 1928 दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में, जबकि HRA की स्थापना जो कानपुर में हुई थी 1925 में, तो कानपुर में जो HRA बना था उसके अध्यक्षता की थी सचिन सान्याल ने। तो याद रखेंगे इसको, ये हमेशा आपसे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 को हुई थी और वर्तमान में भारत की सबसे प्राचीन संधि है जो अभी भी अस्तित्व में है। अंग्रेजों और आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद ये संधि हुई थी, है ना, नेपाल के बीच हुई थी। हालांकि वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच ये संधि कार्यान्वित है और सबसे प्राचीन संधि जो अभी भी चल रही है वो ये सुगौली की संधि है। अगला है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं नेशनल पार्क वाले, तो आप बता पाएंगे। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है ना, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश वाले बॉर्डर पे है और प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल है। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हॉटस्पॉट कितने हैं? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट 4 हैं वर्तमान में। कितने हैं? 4 हैं। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट। 4 जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं, हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ये हॉटस्पॉट बेसिकली होते क्या हैं ये आप सब जानते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जो बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में विविधता पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी पर, इसलिए इनको कहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लगातार अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज पे, चाहे यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आरएएस हो, यूपी पीजीटी हो, यूपी एचईसी हो, यूपी जीडीसी हो, सभी एग्जाम्स में काम आने वाले एक ही टाइप के क्वेश्चंस। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपका जब एग्जाम क्लियर होगा तब आपको इन क्वेश्चंस की महत्ता समझ में आएगी। अधिक से अधिक इनको रटते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो अनुपम सर यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है और ये दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी है, साथ ही भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और गोदावरी को ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? किस आर्टिकल में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 किस में है? ये आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर कोलैप्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से प्रावधान कर दिया गया है कि मौलिक अधिकार 20 और 21 आपातकाल इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? क्योटो, जापान। जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिसके दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, और ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। याद रखेंगे इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? किस कमेटी ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो आप बता पाएंगे किसने की थी, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अशोक मेहता कमेटी। किसने? अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द न्याय पंचायत। तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में न्याय पंचायती राज व्यवस्था पर सुधार देने के लिए अशोक मेहता कमेटी गठित की गई थी, और अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में न्याय पंचायतों की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने ही पंचायती राज सिस्टम में द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन आता है, किस कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता ने। अशोक मेहता समिति ने जो 3 टियर पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू करने की बात की थी। और पंचायतों संबंधित मेरा पहला वीडियो जो पंचायती राज पढ़ा, उसको जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। अगला है, किस राज्य ने सर्वप्रथम सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया भारत में? किस स्टेट ने सर्वप्रथम सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस? तो भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया। कब? 25 सितंबर 2010 को। तो भारत में सबसे पहले सेवा का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो एमपी, मध्य प्रदेश। कब? 25 सितंबर 2010 को लागू किया, 25 सितंबर 2010 को लागू किया। और विश्व की बात करें तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में कहाँ से स्टार्ट हुई? यूके से स्टार्ट हुई। 1991 में सबसे पहले यूके ने राइट टू सर्विस सेवा का अधिकार लागू किया था दुनिया में, जबकि भारत में सबसे पहले एमपी ने। अगला है, अनाज भंडारण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? फिर से सुन लीजिए, अनाज भंडारण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसी को IGMRI भी कहते हैं। तो ये 1958 में स्थापित हुआ था, और ये यूपी के हापुड़ में स्थित है। कहाँ पर है? हापुड़ में है अनाज भंडारण अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, हापुड़। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनुपम सर, सब्सक्राइब करना न भूलें। निःशुल्क तैयारी करने के लिए जुटे रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान IGMRI हापुड़। अगला है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर भेजा गया था? नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर भेजा गया था? तो आप सब जानते हैं, इस बात को आना भी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो नासा का जो अंतरिक्ष यान था कैसिनी, वो किसके मिशन पर भेजा गया था? तो शनि, सैटर्न जो है हमारा शनि, उस ग्रह के मिशन पर भेजा गया था। और जो हम ये PDF आपको निःशुल्क मिलेगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर GS ग्रुप, वहाँ पर ही निःशुल्क मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो आप सब जानते हैं, कर पाएंगे इसका आंसर, लॉर्ड मेयो। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी।
उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो, रट लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 टू 72 था, 1869-72, और इनकी हत्या 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। और इतिहास गवाह है उसके बाद किसी अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अंडमान निकोबार के जेल, जिसे आज सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, का भ्रमण नहीं किया। सेलुलर जेल आज धरोहर है। अगला है अलबर्नी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अलबर्नी आप सब जानते हैं। तो अलबर्नी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। अलबर्नी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा या ख्वारिज़्म में हुआ था, जिसे प्राचीन समय ख्वारिज़्म कहते थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था, और वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतीय खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध शास्त्र, गणित आदि सब पर अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। और अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद या किताबुल उल हिंद की रचना की। तहकीक हिंद या किताबुल उल हिंद की रचना किस भाषा में की? बहुत पूछते हैं। तो अरबी भाषा में की तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस लैंग्वेज में, तो गलत नहीं करें। अगला क्वेश्चन है दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो आप बता पाएंगे चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जिले में है। दुलस्ती हाइड्रो पावर चिनाब रिवर में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में है। दुलस्ती गलत नहीं करना है। सलाल डैम भी चिनाब नदी पर, याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज़ का जो है हमारा, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है।